ये अपनी सर रहने वाली। रिकॉर्ड कर लें प्लीज। जी रिकॉर्ड हो रही है। तो ये जो आज की क्लास है ये है सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर के जितने भी टूल्स हैं इनको कैसे आपने ओके। इस्तेमाल करना है, वो ओके। सारी की जितनी भी है वो सारी की सारी आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे सारे के सारे टूल्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी वो इसके साथ हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे, कोई भी कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे टूल्स का इस्तेमाल करके। ठीक है। तो आप माइक ऑफ कीजिएगा, जितने भी आपके बाकी क्वेश्चन होंगे वो लास्ट में कवर करेंगे। ओके। तो अडोब एनिमेट सीसी को ओके तो सर। आपने इंस्टॉल कर ही लिया होगा। जब आप अडोब एनिमेट सीसी को इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का ओपन होता है। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन रहेगा फिर जस्ट कुछ यूआई चेंज है, बाकी सारे का सारा ऐसा ही है, फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है। आप देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पहले टूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अब देखिए सबसे पहला जो टूल नज़र आ रहा है इसे बोलते हैं सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल किस लिए यूज़ होता है, इसके नेम के अंदर ही यहाँ पे अपने को बता दिया गया है कि सिलेक्शन टूल किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए हमें सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हम इसको किसी भी जगह पे पॉइंट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं और एन अदर प्लेस पे अपन इसको पॉइंट कर सकते हैं ईजिली तरीके के साथ। सिलेक्शन टूल का काम ये रहता है। अब इसी के साथ अपने को सब सिलेक्शन टूल मिलता है। उसके लिए क्या है, सब सिलेक्शन टूल अपने को जिस तरह हमने एक ये बनाया। अब देखिए सब सिलेक्शन टूल इस रेक्टेंगल में इस्तेमाल होता है जिसमें इस तरह के इसके कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, इसके हम एक एक कॉर्नर को पकड़ के चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो सब सिलेक्शन ये देखिए सब सिलेक्शन दूसरे रेक्टेंगल के लिए वर्क करता है, इसके लिए वर्क नहीं करेगा। इसके साथ ये इसको पॉइंट तो कर लेगा दूसरी प्लेस पे, लेकिन जो दूसरा अपने पास रेक्टेंगल आता है सब रेक्टेंगल, उसके लिए सब सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अपने को अगर साइडों पे कॉर्नर्स देने हो तो इसके लिए अपन सब रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं सब सिलेक्शन टूल के साथ। ठीक है। इसी के साथ अपने पास आ जाता है फ्री ट्रांसफ़र टूल। अब देखिए एनिमेशन में जितनी भी चीज़ें हम करते हैं वो सारी की सारी होती हैं फ्री ट्रांसफ़र टूल के ज़रिए। ठीक है। कैरेक्टर को मूवमेंट देनी है, जितनी भी चीज़ें आप ये कह सकते हैं कि ये एनिमेशन को देने के लिए एक लाइफ है। ठीक है, लाइफ गिवर है। तो देखिए फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इसका यहाँ पे सिंबल बना लेते हैं। अब देखिए फ्री ट्रांसफ़र टूल के कुछ जैसे ही फ्री ट्रांसफ़र टूल लेते हैं तो इसके यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने को यहाँ पे नज़र आती हैं। जैसे सबसे पहले तो ये पॉइंट है, ये जो वाइट सा पॉइंट नज़र आ रहा है इसका क्या काम है पहले इसको बता देता हूँ। अब देखिए ये पॉइंट जहाँ पे होगा आपका जो रेक्टेंगल है वो वहीं से मूव करेगा। ठीक है। अभी देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में है, तो अभी कहाँ से ये रेक्टेंगल मूव होगा, आप देखिए सेंटर पॉइंट से मूव होगा। ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आते हैं तो अब ये देखिए यहाँ से मूव हो रहा है। ठीक है। और अगर इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं तो ये यहाँ से मूव हो रहा है, यानी कि बात इतनी है कि ये जहाँ पे रहेगा वहीं पे अपने चीज़ मूवमेंट करेगी, वहीं पे अपना कैरेक्टर मूवमेंट करेगा। अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं इस पॉइंट का मैं आपको बता देता हूँ। अब जहाँ पे जब भी आप अपने बाजू को करेक्टर के बाजू को मूवमेंट देते हैं तो हमें करेक्टर के बाजू को मूवमेंट देने के लिए फॉर एग्जाम्पल करेक्टर का बाजू इस तरह का होता है। करेक्टर का बाजू अपना कह लीजिए कि इस तरह का रहता है। ठीक है। अब ये आगे वाला हिस्सा हो गया, ये पीछे वाला हिस्सा हो गया, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अब आगे वाले पॉइंट को अगर हमें मूव करना है तो हमें इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, और यहाँ पे रख के हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं। फिर पॉइंट हमें वहाँ से एडजस्ट करना पड़ता है जब कैरेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से अपनी रिंगिंग काम करती है। यह देखिए आप इसको अब इस तरह मूवमेंट देते हैं बाजू को। ठीक है। इस तरह से बाजू की जो मूवमेंट होती है वो इस पॉइंट के ज़रिए होती है। तो इसे जॉइंट की भी आप कह सकते हैं कि ये जॉइंट को बनाने के लिए इस पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए सेकंड इसी के अंदर अब इसके आप में देखें तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है।
कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहला तो इसका पॉइंट अपने पास ये रहता है, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा क्यूब्स आपको नज़र आ रहे हैं। 3 एक साइड पे, 3 एक साइड पे और 3 अप और डाउन, तीनों साइडों पे 3 3 है। अब इनके सभी का अलग अलग काम है। अब सभी का अलग अलग काम है तो सभी की अलग अलग फंक्शनैलिटी भी रहेगी, और उस फंक्शनैलिटी को भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं इससे। इसका और इसका वर्क सेम रहेगा, इसका और इसका वर्क सेम रहेगा, और इसका और इसका वर्क सेम रहेगा, यानी कि जो फेस टू फेस है उनकी फंक्शनैलिटी सेम रहेगी। अब अगर इसकी बात करें तो अगर थोड़ा सा आप इसको ऊपर रखेंगे इस क्यूब से, तो यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे रोटेट करने का आइकन नज़र आ रहा है। तो यहाँ से क्या है कि आप इसको रोटेट कर सकते हैं थोड़ा सा क्यूब से ऊपर रख के। और अगर आप बिल्कुल क्यूब के ऊपर माउस को लेके आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे डबल जो है वो यहाँ पे एरोज आ गए हैं। अब इनके क्या मतलब है कि आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अगर थोड़ा सा आप ऊपर रखेंगे क्यूब से तो यहाँ पे रोटेट पॉइंट बन गया है, रोटेट आइकन आ गया है। और अगर इसको बिल्कुल उसके सेम क्यूब के अप रखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 2 डबल जो है एरोज नज़र आ रहे हैं, इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब सेम देखिए इस साइड पे भी वही चीज़ है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इन चारों कॉर्नर्स पे बात फंक्शनैलिटी एक ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो सेंटर्स में है, सेंटर वाले जितने भी क्यूब्स हैं इनसे आप हाइट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर आप इनके यहाँ पे जो क्यूब्स हैं इनके सेंटर में आए तो यहाँ पे आप देखिए क्या है कि ये देखिए ये इस तरह से डबल टीर मतलब लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 2 एरोज हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक अप में एक डाउन में। तो ये क्या है, ये अपने स्केच देने के लिए, किसी भी चीज़ को स्केच देने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। इसमें कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होता है, और बहुत ज़्यादा जब हम कस्टमाइज स्टेजिंग कर रहे होते हैं तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं, घास वगैरह को लगाने के लिए, उसको 3D लुक देने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसी के बाद अगर देखें तो अप साइड पे भी देखिए अपने को शो कर रहा है, और डाउन साइड पे भी देखिए अपने को ये शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह सेंटर वाले क्यूब का भी आपको पता चल गया। अब ये अप साइड पे सेंटर पॉइंट है, ये इसका हाइट एडजस्ट करने के लिए और ये इसका बेथ एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ऊपर वाले जो ये क्यूब्स हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला, ये इसका हाइट एडजस्ट करने के लिए है, और जो अपना लेफ्ट और राइट पे है ये अपना इसकी विथ को एडजस्ट करने के लिए, ठीक हो गया। अभी जो सेकंड है ये अपना क्लियर हो गया। अभी इसी के अंदर अगर आप देखें तो आपको ग्रेडियंट टूल मिल जाता है। अब ग्रेडियंट टूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया और इसमें कलर दे देते हैं अपन, ग्रेडियंट दे दिए अपने। यहाँ पे आके लीनियर ग्रेडियंट नहीं, ये कलर देते हैं यहाँ पे नोन, और यहाँ पे सॉलिड लीनियर ग्रेडियंट। ये कलर रिमूव करते हैं, इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखिए क्या है कि जैसे ही अपन ग्रेडियंट टूल को लेते हैं तो अपने पास यहाँ पे अप की साइड एक सर्कल शो हो रहा है, यहाँ पे एक एरो शो हो रहा है, और सेंटर में पॉइंट। अब ये कलर को एडजस्ट करने के लिए है, जितनी भी ये चीज़ें मिल रही हैं ये यहाँ पे ग्रेडियंट को कलर को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है पहले मैं वो बता देता हूँ, और फिर इसकी फंक्शनैलिटी कैसे काम करनी है वो भी बताता हूँ। बहुत ज़्यादा कंडीशन में क्या होता है कि अपने को जो करैक्टर की लुक है वो 3D देनी होती है। अब उस 3D लुक देने के लिए 2D कर रहे हैं, 3D देनी है, तो उसमें ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल रहता है, कलर्स का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। कलर आइज़ जो होती हैं वो कलर के कंट्रास्ट से सारा वर्क कर रही होती है, तो आइज़ को अपने को क्या करना पड़ता है, उसका कंट्रास्ट चेंज करना पड़ता है। कलर में कुछ इस तरह की ग्रेडियंट्स देनी पड़ती है कि देखने वाली आँख को ऐसे लगे कि वो 3D देख रही है मगर एक्चुअली में वो 2D होगी। तो कैसे काम करेगी मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक फेस बना लेते हैं, इस तरह से ये एक समझ लीजिए फेस है। अब इसमें फेस का कलर भी देते हैं, एक दफ़ा ये दिया। अब इसका लीनियर ग्रेडियंट करके ये वाला कलर रखना है, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट देना है, और यहाँ पे आने के बाद इसको डार्क कर देना है ताकि ऐसा लगे कि एक साइड से लाइट आ रही है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तभी अपना एक 3D लुक आएगा अपने पास। तो ये यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, इससे भी सेम कंडीशन देनी है। अभी देखिए अभी तो खैर नहीं लग रहा, तो सिंपल ग्रेडियंट टूल लेते हैं यहाँ पे। अभी देखिए
मुझे क्या है, मुझे इस साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई भी दिखानी है, आपकी साइड वो रहेगा ऐसे। तो क्या करना है, इसको नीचे यहाँ पे लेके आना है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है और इसको यहाँ पे रख लेना है। अभी देखिए यहाँ से क्या ऊपर डार्क है, नीचे से जो है ठीक है वो लाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इसको और कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए आप, अब ये था 2D, लेकिन अपने कुछ चीज़ एडजस्टमेंट करने के बाद इसका पूरे का पूरा चेंज कर दिया। अभी देखिए आप, एग भी लग रहा है अगर देखें तो, मगर 3D लुक आ गई है। कलर्स को हमने चेंज किया और चेंज करने के बाद जो है वो सारे का सारा एक 3D लुक में आने लग गया। तो ये चीज़ होती है। अभी देखिए क्या है कि ये नज़र आ रही है कि ऐसे ही है, हाँ बिल्कुल ऐसे किया हुआ है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे और इस तरह नीचे ले आएंगे। लें जी, इस तरह से हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं 2D के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि ये 2D में लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, कि कहाँ से लाइट आएगी, कैरेक्टर पे पड़ेगी और उसका फेस रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से फेस रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो लाइट्स के एंगल को मैच करने के लिए अपन जो है ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अभी इसी के बाद अपने पास आ जाता है 3D रोटेशन। 3D रोटेशन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती है, दिया होता है अपने को, लेकिन वो सिंबल में आगे चल के इस्तेमाल होता है, इसलिए एक दफ़ा इसको अपन छोड़ते हैं, या सॉफ्टवेयर खुद ही अपने को देता है। अभी यहीं पे देखें तो अपने पास एक लेज़ो टूल आ गया है। अब ये लेज़ो टूल क्या है, ये देखिए इस तरह से किसी का अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं, कैरेक्टर को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कुछ एरिया को अपने को सिलेक्ट करना है, तो वो अपन लेज़ो टूल के ज़रिए सेलेक्ट करेंगे। अब इसी के बाद पॉलीगन टूल है, सेम फंक्शनैलिटी है कि जितना भी इस पॉलीगन के अंदर चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, तो ये उनको पकड़ लेगा। ये देखिए इस पॉइंट के अंदर, उसके रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी चीज़ें आई, इसने उनको पकड़ लिया। अब यानी कि ये भी सिलेक्शन वर्क करती हैं, मगर सिलेक्शन वाइज वर्क तो करती हैं, लेकिन ये कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होता है जब हम कैरेक्टर का डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब इसी के बाद अपने पास आ जाता है पेन टूल। पेन टूल भी कैरेक्टर की डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब पेन टूल ऐड एंकर पॉइंट, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स अपने को नज़र आते हैं। ठीक है, बेसिकली पेन टूल इस्तेमाल तो कैरेक्टर की डिज़ाइनिंग के लिए ही होता है, लेकिन इसकी मैं पूरी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इसका क्या क्या इसका पॉइंट कैसे लगाना है आपने, वो सारे के सारे देखिए। अब क्या होता है कि जब जब नया कोई बंदा आता है तो वो पेन टूल को जो है ये इस्तेमाल ही नहीं कर पाता, यूज़ ही नहीं कर पाता है, फिर वो लाइन टूल का इस्तेमाल करता है कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि पेन टूल देखें, जब आप एक पॉइंट लगा लिया तो ये आपका एक अपना हमारा एक पॉइंट यहाँ पे लग चुका है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पे इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं ग्रुप बना लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ अलग लेयर पे कर लेता हूँ, ताकि ये जो है अपने को इसका लॉक लगा देते हैं। अब इसके ऊपर मैं पेन टूल के साथ ड्राइंग करूँगा कि जब भी आपको फेस बनाना पड़े पेन टूल के साथ, तो आपने कैसे बनाना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे रख लिया। अब देखो आपने यहाँ पे क्या है कि आपने को यहाँ पे इसको रोटेट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे रखता हूँ तो सिंपल पॉइंट उसके फेस टू फेस रखना है। तो अभी देखो ये क्या है, ये मैच ही नहीं हो रहा है, ये वहाँ तक तो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या कैसे लेके आना है, सिंपल कंडीशन है कि यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट यहाँ पे लेके आएंगे। अभी देखिए क्या है कि मैं यहाँ पे पॉइंट लगा भी देता हूँ, लेकिन इशू पता क्या रहेगा, इशू ये रहेगा कि मैं जैसे ही इसको यहाँ पे लगाता हूँ, अब जो सेकंड पॉइंट है वो मेरा यहाँ से देखो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरी लाइन अंदर आ रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन को रिमूव करने के लिए अपने को क्या करना है कि जब आप पॉइंट लगा रहे हो, ठीक है, तो आपने पॉइंट लगाते समय ये जो आपके लाइन जो आपने कर्सर के साथ साथ आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, इसको अपने ऑल्ट के साथ पकड़ना है और इस पॉइंट के ऊपर ला के छोड़ देना है। अब जैसे ही आप देखें नेक्स्ट करेंगे तो पॉइंट जहाँ पे आपने छोड़ा है तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब अगर आप स्पेस बार को प्रेस करके रखेंगे तो आप इस पॉइंट को आगे पीछे कर सकेंगे, अगर स्पेस को आप प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ले आए हैं हम। ठीक है,
और फिर ऑल्ट को प्रेस करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर ला के छोड़ देंगे। सेम कंडीशन आगे भी अपनी रहेगी। ऑल्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पे लेके आ जाएंगे, लीजिए। और बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं, जो रहती हैं, वो यहाँ पे अपन फिर बाद में मैच कर लेते हैं। ठीक हो गया। ले जी, पेन टूल के साथ इस तरह वर्क की जाती है। पेन टूल की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ रहती हैं, ठीक है। अगर आपको पॉइंट एडजस्ट करने के लिए ऑल्ट का इस्तेमाल करना है, पॉइंट को आगे पीछे करने के लिए जब आप काम कर रहे हो स्पेस बार का इस्तेमाल करना है। अब इसी के अंदर ये जो पॉइंट है, ये देखिए पॉइंट को ऐड करने के लिए है, जब आप पॉइंट लगा चुके होते हो उस टाइम, यानी कि जब आपने पूरा फेस बना लिया, उसमें आपको कुछ और पॉइंट चाहिए उसको एडजस्ट करने के लिए, तब इसका इस्तेमाल होता है। और कुछ एंकर पॉइंट को डिलीट करने के लिए फिर इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक दफ़ा बता भी देता हूँ। जिस तरह देखिए ये एक हमने बना लिया। अब क्या मुझे यहाँ पे पॉइंट देने हैं, तो मैं यहाँ पे भी पॉइंट दे दूंगा, इसके साथ यहाँ पे भी, जहाँ पे मुझे यानी पॉइंट चाहिए मैं यहाँ से पॉइंट उसमें देता चला जाऊँगा। अब इसी के साथ अगर मुझे डिलीट करने हैं तो मैं यहाँ पे आऊँगा, डिलीट कर दूँगा, यहाँ से डिलीट करूँगा, यहाँ से डिलीट करूँगा, यहाँ से डिलीट और यहाँ से डिलीट। अब भी अगर देखिए एंकर पॉइंट में अगर कन्वर्ट करना है तो पॉइंट अपने को चाहिए ना, तो ये देखिए इस तरह एंकर पॉइंट में दे दिया, ठीक है, और कलर दे दिया। ये चीज़ इसके पेन टूल की रहती है। यानी कि अगर पेन टूल आप पूरा सीख लेते हो अकेला पेन टूल, तो आप कैरेक्टर डिज़ाइन करने लायक हो जाओगे। अब इसी के बाद टेक्स्ट टूल है, इससे आप टेक्स्ट लिखते हैं, इसको रहने देते हैं। अब लाइन टूल भी सेम चीज़ है, लाइन टूल भी ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है। जितने भी बिगिनर्स आते हैं वो कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए लाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ये एक तो ईजी रहता है। देखिए पेन टूल के साथ काम करने में हमें यही चीज़ बनाने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन लाइन टूल के साथ ये देखिए यहाँ पे लेके आए, यस एक साइड बनी। अब फिर क्या करना है, इस साइड को उठाना है, ऑल्ट के साथ यहाँ पे लेके आना है, राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, लीजिए। तो लाइन टूल इजी टू यूज़ रहता है, मगर पेन टूल की तरह ये क्वालिटी नहीं दे पाता है। अगर आप देखें अभी भी तो क्या है कि बन तो गया है, काम अपना हो गया है, लेकिन अगर आप वहाँ पे पेन टूल को देखें और इसको देखें तो काफ़ी जो एजेस हैं वो यहाँ पे रह जाते हैं। अब इसके अंदर कलर नहीं आया तो इसका रीज़न है कि ये एकदम मैच नहीं हुआ। अगर कभी कभार कलर पेस्ट ना हो रहा हो तो आपने देखना है कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जो कि बिल्कुल साथ अटैच नहीं हुआ है। जिस तरह ये पहले पॉइंट अटैच नहीं था तो कलर नहीं आ रहा था, ठीक है। अब लाइन टूल में भी कुछ फंक्शनैलिटी रहती है, मैं बताता हूँ। देखो स्ट्रेट लाइन लिया हमने, इसका स्ट्रोक का साइज यहाँ से बढ़ाते हैं। अब देखिए इसमें अगर आपको एज देना है, कर्व दे दिया। अभी क्या है कि आपको यहाँ पे एज दे के थोड़ा सा बाहर निकालना है, तो आप ओल्ड प्रेस करोगे, देखो जैसे ओल्ड प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप इसका एक एज बाहर निकाल लोगे, एक शेप देने के लिए इसको। फिर ओल्ड प्रेस किया, इस तरह इसका एज बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये ओल्ड प्रेस करके आप इसका एज बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि लाइन टूल के अंदर एज देने के लिए आपको अलग कमांड देनी पड़ती है ओल्ड के साथ, लेकिन पेन टूल में जैसे हम आगे चलते जाते हैं अपना एज निकलता आता है। अब रेक्टेंगल टूल से आप रेक्टेंगल बना सकते हो, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर कॉर्नर से इन्हें क्यूब के अंदर तो आप फिर इसका इस्तेमाल करोगे रेक्टेंगल परमिटिविटी का। अब इस तरह अपने पास ओरियल टूल आ गया जिसका सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ओवल प्राइमेट भी ये भी आ गया। अब ये जो है इसका बेसिकली इस्तेमाल, ये देखिए इस तरह के शेप्स को बनाने के लिए जब ग्राफ एनिमेशन कर रहे होते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल चार्ट की हम एनिमेशन कर रहे हैं, कोई चार्ट है, ठीक है, उसमें ग्राफ को बढ़ते हुए दिखाना है, कम होते हुए दिखाना है, फिर इसका एनिमेशन रहता है, ठीक है। तो मारियोस गेम आती थी, उसके जो कैरेक्टर था वो ऐसे ऐसे फेस ओपन करता था, तो उसका उस जैसा एनिमेशन क्रिएट करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल रहता है। तो सारी की सारी इस तरह फंक्शनैलिटी रहती है, ठीक है। अब इस तरह पॉलीस्टार टूल आ गया, इसे पॉलीस्टार्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी के बाद पेंसिल टूल आ गया। पेंसिल टूल जो है इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्राफिक टैब रहता है तो तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज़ इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। इसी के बाद ब्रश टूल आ गया। ब्रश टूल भी देखिए कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए जिस तरह हमने वैसे पहले किया था तो सेम इसका भी रहता है, ये भी ऐसे नहीं यूज़ हो सकता, इसके लिए भी ग्राफिक टैब चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये भी ब्रश टूल ही है तो ये भी वही सेम कंडीशन है। अब बोन टूल आ गया। बोन टूल देखिए क्या है कि फॉर एग्जांपल अपने पास एक ये है, एक इसका और ले लेते हैं,
इसको भी सिंबल बना देते हैं, इसको भी सिंबल बना देते हैं। अब बॉन्ड टूल के साथ क्या करते हैं, इन दोनों को इस तरह अटैच कर दिया। अब ये क्या हुआ है, ये एक बॉन्ड टूल बन गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक को मूव कर रहा हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली साथ मूव हो रहा है, ठीक है, दूसरा ऑटोमेटिकली साथ देखिए मूव हो रहा है। तो क्या कंडीशन है कि जब बाजू बना रहे होते हैं तो बॉन्ड टूल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो खैर इसका हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी रिंगिंग इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने खुद बनाई हुई है, खुद क्रिएट की हुई है, सिंबल के साथ करते हैं, ठीक है। अब ये कलर पेस्ट करने के लिए जिस तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ये ले लेते हैं, इसका कलर मैंने रिमूव कर देता हूँ मैं। अब इसमें मुझे कोई कलर देना है तो सिंपल मैं कलर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे बकेट टूल लेके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अभी लॉक इसमें कलर क्यों नहीं आ रहा है, ओके वाइट कलर था। अभी ये जो है इंक बकेट टूल है, इसका जो स्ट्रोक है उसका कलर चेंज करने के लिए इस तरह ये देखिए स्ट्रोक का कलर चेंज हो गया। अब ये जो है कलर को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, इंक टूल। अभी इसके साथ अपने पास इरेज टूल आ गया, इससे आप किसी भी चीज़ को इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास इरेज टूल आ गया। उसी के बाद ये जो है ये विथ टूल आ गया, ये अपने का किसी भी चीज़ की वेथ और हाइट बता देता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, यानी किसी को अगर आपने मैनेज करना है किसी के स्ट्रोक वगैरह को तो फिर आप इस तरह से मैनेज करोगे। और इसी के साथ ये अपने पास आ गया पिन टूल। इसका मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली पिक्चर अगर अपने पास कोई रहती है तो उसको एनिमेट करने के लिए इसका इस्तेमाल फिर करते हैं, उसको मूवमेंट देने के लिए। ये देखिए फिर क्या ये हमने दे दिया यहाँ पे, और अब देखिए इसके इस पॉइंट को ईजिली हम एनिमेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, अगर कभी कभार क्या है स्नैक की एनिमेशन करनी पड़ जाती है अपने को, अब स्नैक जो है वो रेंगते हुए जाता है, अब वो फ्रेम बाय फ्रेम तो अपन कर नहीं सकते हैं, अब उसको जो रेंगते हुए हमने जब दिखाना है तो उस कंडीशन में हम जो इस्तेमाल करेंगे वो पिन टूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे रैप करके उसको जिस तरह वो ऐसे ऐसे करके आगे जाता है तो उसकी बॉडी को इस तरह ऊपर उठाते जाएंगे, इमेज लेंगे, इमेज को एनिमेट कर डालेंगे, इस तरह वो आगे आगे चलता जाएगा, ठीक है, बॉडी को ऊपर नीचे करता जाएगा। तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अभी ये कैमरा टूल है, कैमरा टूल भी हम अपना करते हैं, स्टेजिंग करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हम जितना भी करते हैं हमने खुद हमारे रूल क्रिएट किए हुए हैं, उन्हीं के मुताबिक करते हैं। अब हैंड टूल है, इससे स्टेज को आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जूम इन है और जूम आउट है, इसकी कुछ शॉर्ट कीज़ क्या है, अगर आप ऑल्ट को प्रेस करके रखोगे तो जूम आउट आ जाएगा, इस तरह से अगर छोड़ देंगे ऑल्ट को तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये स्ट्रोक का कलर है, इसके लिखा भी हुआ है, और ये जो है ये फिल कलर है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, ऊपर वाले को नीचे और ऊपर वाले को ऊपर, इस तरह से। ये देखिए अब कलर स्विचर भी से कहते हैं। अब ये टाइमलाइन भी अपनी रहती है जी, टाइमलाइन अपनी रहती है। टाइमलाइन को बिल्कुल बता देता हूँ। अब देखिए टाइमलाइन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको वहीं पे बताता हूँ, क्योंकि फिर आप ऐसे समझ नहीं पाओगे जब आप काम कर रहे होगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से एक न्यू लेयर लेते हैं, यहाँ से एक ग्रुप बनाते हैं, जिस तरह कैरेक्टर का पूरा ग्रुप बना लेते हैं, उसके सभी लेयर को और इस फोल्डर के अंदर उसको डाल देते हैं जब हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। अब फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो फिर ये ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डिलीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ से अपने कैमरा ले सकते हैं, तो ये कैमरा आ गया। तो बेसिकली इस कैमरे का इस्तेमाल नहीं करते, मैं फिर कह रहा हूँ हम खुद के कैमरे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये कैमरे को एडजस्ट करने के लिए ठीक है ये इस्तेमाल होता है, यहाँ पे पेरेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका भी इस्तेमाल नहीं हम करते हैं। पेरेंटिंग में मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। इसी के बाद अपने पास आ जाता है यहाँ पे इन्वोक डेप्थ। अब ये भी उसी में ही आता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि 3D लुक को देने के लिए जब हम कर रहे होते हैं तो डेप्थ देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस दफ़ा एक बार इसको छोड़ देते हैं। अभी इसके बाद यहाँ से सेकंड्स हैं आपके पास, ये FPS है, फ्रेम पर सेकंड, कितने फ्रेम्स के अंदर कितने सेकंड रहेंगे, जिस तरह 30 फ्रेम में 1 सेकंड बनता है।
अगर आपको 10 मिनट की वीडियो बनानी है तो आपको कितने चाहिए, 3000 सेकंड, 3000 सेकंड चाहिए, ठीक है। तो उसमें फ्रेम आपको इतने चाहिए। अब ये क्या है, ये इंसर्ट की फ्रेम आ गया यहाँ तक, देखिए। अब यहाँ से आप की फ्रेम को स्विच कर सकते हैं आगे पीछे, यहाँ से प्ले करना है, यहाँ पे पीछे, यहाँ पे डायरेक्ट पीछे ले जाएगा। अब ये जो है ये सेंटर फ्रेम है, इस फ्रेम के सेंटर में ले आएगा अपने को। अब ये यहाँ पे ये एक लूप बना देगा, देखिए यहीं पे ये प्ले करता रहेगा। जब हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर रहे होते हैं तब हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है, ओनियन स्क्रीन है कि अगर जो काम पीछे कर रहे हैं फ्रेम बाय फ्रेम में वो हमें पीछे भी दिखाए और आगे भी दिखाए, इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल रहता है। और यहाँ से जो है अपनी टाइमलाइन को बढ़ा सकते हैं अच्छी तरह से नज़र आने के लिए। शिफ्ट F5, तो वो इससे करते हैं। लें जी, प्रॉपर्टी बार अपना पहले ही हो चुका था, बाकी सारी टाइमलाइन रहती थी, टूल बार रहते थे, और वो जो है अपनी आज की क्लास के अंदर अपना हो चुका है। बाकी अब आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं।